नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए एक ऐसी किताब का सार लेकर आई हूं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपको सिखाती है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कैसे हासिल कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी सेहत हो, गहरे रिश्ते हों या मन की शांति हो। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कई साल पहले एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, उन्होंने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चुनौती दी। चुनौती यह थी कि 20 सालों तक अमेरिका के 500 से भी ज्यादा सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया जाए और उनकी सफलता का रहस्य पता लगाया जाए। नेपोलियन हिल ने यह चुनौती स्वीकार की और 25 सालों तक थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे महान लोगों पर शोध किया। इस गहरे शोध के बाद जो निचोड़ निकला, वही है यह किताब। इसमें सफलता के 13 कदम बताए गए हैं। ये 13 सिद्धांत या कदम एक तरह का नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस सफर पर चलने के लिए जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है? क्या आप उन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्होंने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो चलिए मेरे साथ हम एक एक करके इन 13 कदमों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच का यह ज्ञानवर्धक सफर। अध्याय 1, विचार ही वस्तु हैं। हमारी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है विचार ही वस्तु हैं। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि यह सफलता का सबसे बड़ा सच है। आपके मन में आने वाला हर विचार, खासकर जब वो एक प्रबल इच्छा और एक निश्चित उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है, तो उसमें हकीकत बनने की ताकत होती है। इसे समझने के लिए मैं आपको एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनाती हूँ। बार्न्स एक बहुत ही साधारण युवक थे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा सपना था। वो महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। समस्या यह थी कि उनके पास एडिसन तक पहुंचने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। वो एडिसन को जानते भी नहीं थे। लेकिन बार्न्स के मन में सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई, धधकती हुई इच्छा थी। वो किसी भी तरह एडिसन तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने हार नहीं मानी और एक मालगाड़ी में छिपकर न्यू जर्सी पहुंचे। जब वो एडिसन के ऑफिस में पहुंचे तो उनके कपड़े फटे पुराने थे और वो एक आम मजदूर जैसे दिख रहे थे। कोई भी उन्हें देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह इंसान एक दिन एडिसन का पार्टनर बनेगा। लेकिन एडिसन ने बार्न्स की आंखों में एक चमक देखी, एक दृढ़ संकल्प देखा। उन्होंने बार्न्स को अपने ऑफिस में एक छोटा मोटा काम दे दिया। बार्न्स ने सालों तक वहां झाड़ू पोंछे जैसे छोटे काम किए, लेकिन उनकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर थी। वो मौके का इंतजार कर रहे थे और फिर एक दिन मौका आया। एडिसन ने एक नया उपकरण बनाया था जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहते थे। उनके सेल्समैन उसे बेचने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उन्हें लगता था कि यह मशीन बिकेगी नहीं, लेकिन बार्न्स ने इसमें मौका देखा। उन्होंने एडिसन से कहा कि वो इस मशीन को बेचेंगे, और जानते हैं क्या हुआ? बार्न्स ने उस मशीन को इतनी सफलता से बेचा कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसी सफलता से एक नारा मशहूर हुआ, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स, एडविन सी बार्न्स आखिर में थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। उन्होंने सचमुच सोचकर खुद को पार्टनरशिप में शामिल कर लिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उसे पाने की एक प्रबल, जलती हुई इच्छा है,
तो कायनात भी आपको रास्ता दिखाने में मदद करती है। आपके विचार सिर्फ हवा में नहीं रहते, वो एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो मौकों, लोगों और परिस्थितियों को आपकी ओर खींचते हैं। तो आज से अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अध्याय 2, इच्छा। अब हम आते हैं दूसरे कदम पर, जिसका नाम है इच्छा। यह किसी भी उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ यह सोचना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं है। यह एक खोखली ख्वाहिश है। आपको एक प्रबल, जलती हुई इच्छा की जरूरत है जो आपके मन में दिन रात जलती रहे। इस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए हिल ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है, जिसमें 6 कदम हैं। यह तरीका आपकी इच्छा को एक ठोस आकार देता है। तो चलिए इन 6 कदमों को ध्यान से समझते हैं। पहला कदम, अपने मन में वो निश्चित रकम तय करें जो आप कमाना चाहते हैं। सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि एक सटीक आंकड़ा, जैसे मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ या मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ। यह आंकड़ा स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा कदम, यह तय करें कि आप इस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। क्या आप अपना समय देंगे, अपनी कोई खास स्किल देंगे या कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे? यह भी पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप यह पैसा हासिल कर लेना चाहते हैं। जैसे मैं 31 दिसंबर 2025 तक यह रकम हासिल कर लूंगी। एक डेडलाइन तय करना बहुत जरूरी है। यह आपके मन को काम पर लगाता है। चौथा कदम, एक निश्चित योजना बनाएं कि आप अपनी इस इच्छा को कैसे पूरा करेंगे। और चाहे आप तैयार हों या नहीं, इस योजना पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। योजना परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। पांचवां कदम, अब इन सभी चीजों को, यानी आप कितना पैसा चाहते हैं, उसके बदले में क्या देंगे, अंतिम तारीख और आपकी योजना, इन सबको एक कागज पर साफ साफ लिखें। एक विस्तृत स्टेटमेंट बनाइए। और अब आता है छठा और सबसे महत्वपूर्ण कदम। इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें। एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। और जब आप इसे पढ़ें तो सिर्फ शब्दों को न दोहराएं, बल्कि यह महसूस करें, देखें और विश्वास करें कि यह पैसा पहले से ही आपके पास है। उस भावना को अपने अंदर जगाएं। यह 6 कदमों का तरीका आपकी इच्छा को एक साधारण सपने से एक ठोस लक्ष्य में बदल देता है। यह आपके अवचेतन मन को यह संदेश देता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। तो आज ही अपनी सबसे बड़ी इच्छा को इन 6 कदमों के साथ कागज पर उतारिए। अध्याय 3, आस्था। हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव है आस्था। आस्था यानी विश्वास। यह वो गोंद है जो आपकी इच्छा और आपके लक्ष्य को एक साथ चिपका कर रखती है। नेपोलियन हिल आस्था को मन का रसायन शास्त्री कहते हैं। जब आप अपनी इच्छा में आस्था यानी विश्वास को मिला देते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है और उसे हकीकत में बदलने के रास्ते खोजने लगता है। आस्था एक ऐसा मानसिक टॉनिक है जो आपके विचारों को एक आध्यात्मिक शक्ति देता है। अब आप सोच रही होंगी कि यह आस्था आएगी कहां से? हिल कहते हैं कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव के सिद्धांत के जरिए विकसित किया जा सकता है। यानी जब आप बार बार अपने मन को कोई सकारात्मक विचार देते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उस पर विश्वास करने लगता है। याद है पिछले अध्याय में बताए गए 6 कदम? जब आप अपने लिखित लक्ष्य को रोज सुबह शाम पढ़ते हैं और उसे पाने की भावना को महसूस करते हैं, तो आप असल में अपने अंदर आस्था का बीज बो रहे होते हैं। आप अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला रहे होते हैं कि आप यह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और आप इसे हासिल करके रहेंगे। आस्था हर तरह के डर, शक और नकारात्मकता को दूर करती है। जब आपको खुद पर
और अपनी योजना पर अटूट विश्वास होता है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। यह एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब हालात आपके खिलाफ हों। गांधी जी की मिसाल लीजिए। उन्हें इस बात पर अटूट आस्था थी कि वो बिना हिंसा के भारत को आजादी दिला सकते हैं। उनकी इसी आस्था ने करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया और एक असंभव लगने वाले लक्ष्य को संभव बना दिया। तो अपनी इच्छा को सिर्फ एक विचार मत रहने दीजिए, उसमें आस्था का ईंधन डालिए। खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं। अपने मन में सफलता की तस्वीर इतनी साफ बनाइए कि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। जब आस्था आपकी आदत बन जाएगी तो चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। अध्याय 4, आत्म सुझाव। अब हम चौथे सिद्धांत पर आते हैं जिसका नाम है आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। यह वो पुल है जो हमारे चेतन मन कॉन्शियस माइंड को हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है। हमारा चेतन मन वो है जिससे हम सोचते, समझते और तर्क करते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी है जो हमारी आदतों, भावनाओं और विश्वासों को कंट्रोल करता है। अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे वो उसी की फसल देगा, चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। आत्म सुझाव वो तरीका है जिससे हम जानबूझकर अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और शक्तिशाली बीज बो सकते हैं। यह अपने आप से बात करने की कला है। जब हम कोई विचार बार बार दोहराते हैं और खासकर जब उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वो विचार हमारे चेतन मन से होकर हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है। याद कीजिए इच्छा वाले अध्याय का छठा कदम, अपने लिखे हुए लक्ष्य को रोज 2 बार पढ़ें और उसे महसूस करें। यह आत्म सुझाव का सबसे शक्तिशाली रूप है। जब आप अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ते हैं तो आपकी आंखें उसे देखती हैं, आपके कान उसे सुनते हैं, और जब आप उसे महसूस करते हैं तो आपकी भावनाएं उसमें शामिल हो जाती हैं। यह संदेश आपके अवचेतन मन तक बहुत मजबूती से पहुंचता है। नेपोलियन हिल हमें चेतावनी भी देते हैं। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। अगर आप लगातार गरीबी, बीमारी या असफलता के बारे में सोचेंगे और बात करेंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हीं चीजों को आपकी जिंदगी में आकर्षित करेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। तो आत्म सुझाव का इस्तेमाल एक औजार की तरह कीजिए। अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को, अपनी काबिलियत को बार बार दोहराइए। खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही हूं, पैसा मेरी तरफ आसानी से आ रहा है। शुरू में यह शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपके विश्वास का हिस्सा बन जाएगा और आपका अवचेतन मन इसे सच करने में जुट जाएगा। अध्याय 5, विशेष ज्ञान। 5वां सिद्धांत है विशेष ज्ञान। हम सब ने सुना है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन नेपोलियन हिल इस बात को थोड़ा सुधारते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि व्यवस्थित और सही दिशा में इस्तेमाल किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। दुनिया भर की जानकारी रखना या बहुत सारी डिग्रियां होना आपको अमीर नहीं बनाएगा, जब तक आप उस ज्ञान को किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल न करें। 2 तरह का ज्ञान होता है, एक है सामान्य ज्ञान और दूसरा है विशेष ज्ञान। अमीर बनने या किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए आपको सामान्य ज्ञान से ज्यादा विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। विशेष ज्ञान का मतलब है अपने चुने हुए क्षेत्र की गहरी जानकारी। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहती हैं, तो आपको लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक सफल निवेशक बनना चाहती हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह विशेष ज्ञान मिलेगा कहां से? इसके कई स्रोत हैं। आपका अपना अनुभव, कॉलेज और यूनिवर्सिटी,
लाइब्रेरी और किताबें, और आजकल इंटरनेट और ऑनलाइन कोर्सेज। हेनरी फोर्ड की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। फोर्ड के पास बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं थी। एक बार उन पर कुछ लोगों ने अखबार में अज्ञानी होने का आरोप लगाया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में वकील ने फोर्ड से बहुत से सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे, जैसे अमेरिका की सेना में कितने सैनिक हैं वगैरह। फोर्ड ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अंत में तंग आकर फोर्ड ने कहा, मेरे ऑफिस में मेरी डेस्क पर बटनों की एक कतार है। जब मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है तो मैं बस सही बटन दबाता हूं और मेरे पास उस विषय का एक्सपर्ट आ जाता है जो मुझे जवाब दे सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब मेरे पास अपनी उंगलियों पर किसी भी सवाल का जवाब देने वाले लोग हैं तो मैं अपना दिमाग ऐसी फालतू जानकारियों से क्यों भरूं? यह कहानी सिखाती है कि आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर ज्ञान कहां से हासिल करना है या उन लोगों को कैसे खोजना है जिनके पास वो ज्ञान है। इसे ही मास्टरमाइंड समूह बनाना कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अपने क्षेत्र में लगातार सीखते रहें, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और फिर उसे अपनी योजनाओं को पूरा करने में लगाएं। यही सफलता की कुंजी है। अध्याय 6, कल्पना। हमारा छठा कदम है कल्पना। नेपोलियन हिल कल्पना को मन की कार्यशाला कहते हैं, जहां सभी योजनाएं बनाई जाती हैं और आकार लेती हैं। आपकी इच्छा और आपके सपने इसी कार्यशाला में एक ठोस योजना में बदलते हैं। हिल 2 तरह की कल्पना के बारे में बताते हैं। पहली है संश्लेषक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम पुराने विचारों, कॉन्सेप्ट्स और योजनाओं को नए तरीकों से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। ज्यादातर आविष्कार और नई योजनाएं इसी कल्पना का परिणाम होती हैं। जैसे किसी ने पहिया और एक बॉक्स को मिलाकर ठेला बना दिया। यह कोई एकदम नया विचार नहीं था, बल्कि 2 पुरानी चीजों का एक नया कॉम्बिनेशन था। दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह कल्पना का वो स्तर है जहां हमारे मन में अचानक से नए विचार, प्रेरणा या कोर आइडिया का फ्लैश आता है। हिल का मानना है कि यह विचार हमें ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से मिलते हैं। यह तब ज्यादा सक्रिय होती है जब हमारा चेतन मन शांत होता है, जैसे ध्यान के दौरान या जब हम किसी समस्या पर बहुत गहराई से सोच रहे होते हैं। महान कलाकारों, संगीतकारों और आविष्कारकों को उनके सबसे बेहतरीन आइडिया इसी रचनात्मक कल्पना से मिलते हैं। आपकी इच्छा ईंधन है और कल्पना वो इंजन है जो इस ईंधन को जलाकर आपको मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी यानी योजना तैयार करता है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। सोचें कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। अलग अलग रास्ते सोचें, नई नई तरकीबें सोचें। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो कल्पना करें कि आपका ऑफिस कैसा होगा, आपके ग्राहक कौन होंगे, आप उनकी मदद कैसे करेंगी। अपनी कल्पना में अपनी सफलता की पूरी फिल्म चलाएं। याद रखें, इंसान ने आज तक जो कुछ भी बनाया है वो पहले किसी न किसी की कल्पना में ही बना था। हवाई जहाज, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, यह सब पहले सिर्फ एक विचार था, एक कल्पना थी। इसलिए अपनी कल्पना की शक्ति को कम मत आंकिए। इसे पंख दीजिए और इसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का काम करने दीजिए। अध्याय 7, संगठित योजना। 7वां सिद्धांत है संगठित योजना। अब तक आपने एक प्रबल इच्छा तय कर ली है, उसमें आस्था भर दी है और कल्पना की कार्यशाला में कुछ विचार भी बना लिए हैं। लेकिन बिना एक ठोस योजना के यह सब बेकार है। यह कदम आपके विचारों को कर्म में बदलने के बारित में है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक या एक से अधिक व्यावहारिक योजनाओं की जरूरत होगी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इन योजनाओं को बनाने में दूसरों की मदद लेनी होगी। यहीं पर मास्टरमाइंड का सिद्धांत काम आता है। एक मास्टरमाइंड समूह 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ मिलकर सद्भाव से काम करते हैं। आपको ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए जो आपकी मदद कर सकें, आपको सलाह दे सकें और आपका हौसला बढ़ा सकें। ये लोग आपके ज्ञान और अनुभव की कमी को पूरा कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी बड़ी सफलता अकेले हासिल नहीं की जा सकती। जब आपकी योजना तैयार हो जाए तो उस पर तुरंत काम शुरू कर दें, इंतजार न करें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हिल हमें सिखाते हैं वो यह है कि शायद आपकी पहली योजना काम न करे। ज्यादातर सफल लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कई बार असफल हुए हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। जब उनकी एक योजना विफल हो जाती है तो वो उसे फेंक कर एक नई योजना बनाते हैं, फिर एक और एक और, जब तक कि उन्हें वो योजना नहीं मिल जाती जो काम करती है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी योजना में कोई कमी थी। इसे एक अस्थायी हार के रूप में देखें, स्थायी विफलता के रूप में नहीं। हर असफलता अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़े फायदे का बीज लेकर आती है, आपको बस उसे खोजना है। तो एक मजबूत योजना बनाएं, अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ मिलकर काम करें, और अगर आप असफल होते हैं तो हिम्मत न हारें, उठें, अपनी गलतियों से सीखें और एक बेहतर योजना के साथ फिर से प्रयास करें। अध्याय 8, निर्णय। 8वां सिद्धांत है निर्णय। नेपोलियन हिल ने अपने 25 साल के शोध में पाया कि सफल लोग बहुत जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, और अगर वो अपने निर्णय को बदलते भी हैं तो बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे। वहीं दूसरी ओर असफल लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं और फिर दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय को बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। वो हमेशा टाल मटोल करते हैं। टाल मटोल करना और निर्णय न ले पाना सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। यह डर और शक से पैदा होता है। हेनरी फोर्ड अपनी दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध मॉडल टी कार बनाने का फैसला किया तो उनके कई सलाहकारों ने उन्हें इसे बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड अपने निर्णय पर टिके रहे। उनका यह दृढ़ निर्णय ही उनकी जबरदस्त सफलता का कारण बना। हिल कहते हैं कि दुनिया उन लोगों को जगह देती है जिनके शब्दों और कर्मों से पता चलता है कि वो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब आप एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उस पर टिके रहें। दूसरों की राय जरूर सुनें, लेकिन अपने निर्णय को दूसरों की राय का गुलाम न बनने दें। ज्यादातर लोगों के पास राय तो बहुत होती है, लेकिन ज्ञान और तथ्य कम होते हैं। अपनी राय सिर्फ अपने मास्टरमाइंड समूह से लें, जिन पर आप भरोसा करते हैं। एक निश्चित निर्णय लेने की क्षमता यह दर्शाती है कि आप में साहस है। यह आपके लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। जब आप एक फैसला ले लेते हैं तो आप अपनी पूरी ऊर्जा उस फैसले को सही साबित करने में लगा देते हैं। तो आज से ही छोटे छोटे मामलों में जल्दी निर्णय लेने की आदत डालें, और जब आप कोई बड़ा निर्णय लें तो पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे दृढ़ता से लें और फिर उस पर काम करें। याद रखें, एक गलत निर्णय भी कोई निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि कम से कम आप उससे कुछ सीखेंगे तो सही। अध्याय 9, दृढ़ता। 9वां कदम है दृढ़ता, जिसे हम लगन भी कह सकते हैं। यह शायद सभी 13 सिद्धांतों में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा के मेल से ही दृढ़ता का जन्म होता है। दृढ़ता का मतलब है लगातार लगे रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी बाधाएं आएं। यह वो गुण है जो सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करता है।
ज्यादातर लोग पहली या दूसरी मुश्किल आने पर ही हार मान लेते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन विजेता वो होता है जो तब तक लगा रहता है जब तक कि वो अपनी मंजिल पा न ले। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दृढ़ता की कमी सफलता की राह में असफलता का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दृढ़ता को भी एक आदत की तरह विकसित किया जा सकता है। इसके लिए हिल 4 सरल कदम बताते हैं। पहला, एक निश्चित उद्देश्य, जिसे पाने की आपके अंदर एक जलती हुई इच्छा हो। जब आपका क्यों बहुत मजबूत होता है तो कैसे आप ढूंढ ही लेते हैं। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर आप लगातार काम कर रहे हों। तीसरा, एक ऐसा मन जो सभी नकारात्मक और निराशाजनक प्रभावों के लिए बंद हो, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों की नकारात्मक बातें भी शामिल हैं। और चौथा, एक मित्रवत गठबंधन, यानी एक या एक से अधिक ऐसे लोग जो आपको आपके लक्ष्य पर टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करें। यह आपका मास्टरमाइंड समूह है। याद रखें, मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले ही रास्ता सबसे कठिन लगता है। बहुत से लोग मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं और हार मान लेते हैं। सोने की खोज करने वाले बहुत से लोग सिर्फ 3 फीट दूर से ही खुदाई बंद करके लौट जाते हैं। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, तो एडविन बार्न्स की कहानी याद करें, जो एडिसन का पार्टनर बनना चाहते थे, या कर्नल सैंडर्स की कहानी, जिन्हें 1009 बार अपनी चिकन की रेसिपी के लिए ना सुनना पड़ा, तब जाकर उन्हें हाँ सुनने को मिली। दृढ़ता कोई ग्लैमरस चीज नहीं है। यह हर दिन उठकर वही काम करने के बारे में है, भले ही आपका मन न कर रहा हो। यह आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अध्याय 10, मास्टरमाइंड की शक्ति। अब हम 10वें सिद्धांत पर आते हैं, मास्टरमाइंड की शक्ति। हमने इसका जिक्र पहले भी किया है, लेकिन यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि नेपोलियन हिल ने इस पर एक पूरा अध्याय लिखा है। मास्टरमाइंड की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच ज्ञान और प्रयास का समन्वय, सद्भाव की भावना के साथ एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक साथ सद्भाव में काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य अमूर्त शक्ति का निर्माण होता है, जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। यह ऐसा है जैसे 1+1 मिलकर 11 हो जाते हैं। इस समूह की असमायित बुद्धिमत्ता और ऊर्जा हर एक सदस्य की व्यक्तिगत ऊर्जा से कहीं ज्यादा होती है। एंड्रयू कार्नेगी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने मास्टरमाइंड समूह को देते थे। उनके समूह में लगभग 50 लोग थे, जिन्होंने उन्हें स्टील उद्योग का बादशाह बनाने में मदद की। कार्नेगी खुद स्टील के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो जानते थे। हेनरी फोर्ड ने भी अपनी सफलता अपने मास्टरमाइंड समूह की मदद से हासिल की, जिसमें थॉमस एडिसन जैसे लोग भी शामिल थे। एक मास्टरमाइंड समूह बनाने का मतलब सिर्फ कुछ स्मार्ट लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सद्भाव। समूह के सभी सदस्यों के बीच पूर्ण सामंजस्य और विश्वास होना चाहिए। अगर समूह में ईर्ष्या, अविश्वास या मतभेद होगा, तो मास्टरमाइंड का सिद्धांत काम नहीं करेगा। आप अपना मास्टरमाइंड समूह अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बना सकते हैं। नियमित रूप से मिलें, अपने लक्ष्यों और चुनौतियों पर चर्चा करें, एक दूसरे को सलाह दें और एक दूसरे का समर्थन करें। आप पाएंगे कि इस समूह की सामूहिक बुद्धिमत्ता आपको ऐसी समस्याओं का समाधान देगी जो आप अकेले कभी नहीं सोच सकते थे। याद रखें, कोई भी व्यक्ति अपने दम पर महान सफलता हासिल नहीं कर सकता। अपनी अहंकार को एक तरफ रखें और दूसरों की मदद और ज्ञान का लाभ उठाएं। एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह आपकी सफलता की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। अध्याय 11, यौन ऊर्जा का रहस्य।
11वां सिद्धांत शायद इस किताब का सबसे रहस्यमय और गलत समझा जाने वाला सिद्धांत है। इसका नाम है यौन ऊर्जा का रूपांतरण। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यौन इच्छा इंसानों की सबसे शक्तिशाली इच्छाओं और भावनाओं में से एक है। यह एक जबरदस्त रचनात्मक ऊर्जा है। ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही जानते हैं, लेकिन हिल ने अपने शोध में पाया कि इतिहास के लगभग सभी महान और सफल लोगों में एक अत्यधिक विकसित यौन प्रकृति थी और उन्होंने इस शक्तिशाली ऊर्जा को रूपांतरित करना सीख लिया था। रूपांतरण का मतलब है किसी चीज की ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यौन ऊर्जा रूपांतरण का मतलब है यौन इच्छा की शक्तिशाली ऊर्जा को शारीरिक अभिव्यक्ति से हटाकर किसी और रचनात्मक या उत्पादक कार्य में लगाना, जैसे कि बिजनेस बनाने में, कला में, आविष्कार करने में या किसी भी क्षेत्र में असाधारण सफलता हासिल करने में। जब इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाती है तो यह आपकी कल्पना को तेज करती है, आपके साहस को बढ़ाती है, आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है, आपकी दृढ़ता को बढ़ाती है और आपको एक चुंबकीय व्यक्तित्व देती है जिसे लोग करिश्मा कहते हैं। यह आपको कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। हिल का कहना है कि जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वो जीनियस की श्रेणी में आ जाता है। यह ऊर्जा आपकी रचनात्मक कल्पना को उत्तेजित करती है और आपको उन विचारों तक पहुंच प्रदान करती है जो सामान्य मन तक नहीं पहुंच पाते। यह सिद्धांत संयम या दमन के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा के पुनर्निर्देशन के बारे में है। अपनी सबसे शक्तिशाली भावना को अपने सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करना ही यौन ऊर्जा रूपांतरण का रहस्य है। जब आप अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं तो आप अनजाने में ही इस ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे होते हैं। तो अपनी इस शक्तिशाली ऊर्जा को पहचानें और इसे अपने सपनों को साकार करने में लगाएं। अध्याय 12 अवचेतन मन। अब हम 12वें सिद्धांत पर आते हैं, जो है अवचेतन मन। यह हमारे मन का वो हिस्सा है जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। यह हमारी सांस, दिल की धड़कन और शरीर के सभी स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। लेकिन इससे भी बढ़कर यह हमारी सफलता और असफलता का कंट्रोल रूम है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। यह अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता। आप इसमें जो भी विचार, विश्वास या भावना का बीज बोएंगे, यह उसी को उगाएगा। अगर आप लगातार सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और सफलता के विचार बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां आएंगी। और अगर आप डर, शक, गरीबी और नफरत के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में भी वैसी ही फसल उगेगी। अब सवाल यह है कि हम इस बगीचे में अपनी पसंद के बीज कैसे बोएं? इसका जवाब है आत्म सुझाव और आस्था के सिद्धांतों के माध्यम से। जब आप अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखते हैं, उसे रोज पढ़ते हैं और उस पर अटूट विश्वास करते हैं, तो आप असल में अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपके अवचेतन मन को सिर्फ विचार नहीं, बल्कि भावना से भरे विचार प्रभावित करते हैं। इसलिए सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मैं अमीर हूं। आपको अमीरी की भावना को महसूस करना होगा। आपको विश्वास की भावना, प्रेम की भावना, कृतज्ञता की भावना को महसूस करना होगा। ये सकारात्मक भावनाएं आपके संदेश को सीधे आपके अवचेतन मन तक पहुंचाती हैं। इसी तरह डर, चिंता, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं भी बहुत शक्तिशाली होती हैं और आपके अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम करती हैं। इसलिए हिल हमें 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध से बचने की सलाह देते हैं। आपका अवचेतन मन अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। जब आप इसे एक स्पष्ट लक्ष्य और अटूट विश्वास के साथ एक आदेश देते हैं, तो यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
रास्ते और साधन खोजना शुरू कर देता है। यह आपको सही लोगों से मिलवाएगा, सही मौके दिखाएगा और आपको सही विचार देगा। तो अपने मन के इस शक्तिशाली हिस्से के साथ दोस्ती करें, इसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर दें और फिर देखें कि यह आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार करता है। अध्याय 13, छठी इंद्री। और अब हम आते हैं 13वें और अंतिम सिद्धांत पर, छठी इंद्री। यह इस पूरी फिलॉसफी का शिखर है। छठी इंद्री को आप अंतर्ज्ञान, गट फीलिंग या रचनात्मक कल्पना का उच्चतम स्तर कह सकते हैं। यह वो शक्ति है जिसके माध्यम से अनंत बुद्धिमत्ता बिना किसी प्रयास के व्यक्ति के साथ संवाद करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि छठी इंद्री को आप सीधे सीधे नियंत्रित या समझ नहीं सकते। यह एक ऐसी क्षमता है जो बाकी के 12 सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद अपने आप विकसित होती है। यह एक इनाम की तरह है। जब आप अपनी इच्छा, आस्था, आत्म सुझाव, विशेष ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, यौन ऊर्जा रूपांतरण और अवचेतन मन के सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेते हैं, तो आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। यह एक अदृश्य अंगरक्षक की तरह काम करती है। यह आपको आने वाले खतरों से पहले ही आगाह कर देती है और आपको उन अवसरों को पहचानने में मदद करती है जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। आपको अचानक से किसी काम को करने या न करने की एक मजबूत भावना महसूस होगी। यही आपकी छठी इंद्री का संदेश है। महान आविष्कारकों, कलाकारों और लीडर्स को अक्सर उनके सबसे बेहतरीन आइडिया अचानक से आते हैं। यह उनकी छठी इंद्री ही होती है जो उन्हें अनंत बुद्धिमत्ता के भंडार से जोड़ती है। इस सिद्धांत को विकसित करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका एकमात्र तरीका है बाकी के 12 सिद्धांतों का लगातार अभ्यास करना। जब आप अपने मन को नकारात्मकता से साफ कर लेते हैं और उसे एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आपका मन छठी इंद्री से आने वाले सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह सफलता की फिलॉसफी का अंतिम पड़ाव है, जहां आप सिर्फ मेहनत और योजना से ही नहीं, बल्कि एक उच्चतर शक्ति के मार्गदर्शन से भी अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। तो दोस्तों, यह था नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सिद्धांतों का सफर। हमने शुरू किया एक विचार से, उसे एक जलती हुई इच्छा में बदला, उसमें आस्था का संचार किया और फिर योजना, निर्णय और दृढ़ता के साथ उस पर काम किया। हमने मास्टरमाइंड की शक्ति, अपने अवचेतन मन की गहराई और छठी इंद्री के रहस्य को समझा। इस किताब का सार एक ही वाक्य में छिपा है जो नेपोलियन हिल बार बार दोहराते हैं। मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। यह किताब आपको सिर्फ अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि यह आपको आपके अपने मन की असीम शक्ति से परिचित कराती है। यह आपको सिखाती है कि आपकी सीमाएं केवल वो हैं जो आप खुद अपने मन में बनाते हैं। तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। अपनी सबसे बड़ी इच्छा को चुनें और उस पर पहले कदम से काम करना शुरू करें। हो सकता है कि रास्ता लंबा और मुश्किल हो, लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों पर टिके रहेंगे तो आप यकीनन अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। याद रखिए, आपकी सफलता की कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही है। कलम आपके हाथ में है और स्याही आपके विचारों में। तो सोचिए, विश्वास कीजिए और उसे हासिल करके दिखाइए।